नमस्कार, मी वृषाली कदम. जय महाराष्ट्राच्या कॉफी विथ कदम या खास कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे, त्यामुळे नवीन वर्ष हे लोकांसाठी नेमकं काय घेऊन येत आहे, ह्या 2026 मध्ये काय स्पेशल असणार आहे, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. आणि माझ्यासोबत पंडित राजकुमार शर्मा जी आहे, विख्यात ज्योतिषी आहेत ते. खूप खूप स्वागत पंडितजी धन्यवाद आपल्या जय महाराष्ट्रमध्ये. धन्यवाद। अ, पंडित जी, 2026 जी। ये साल क्या लेकर आया है, ये जरूर आपसे जानना है। भारत के लिए ये साल कैसा होगा, ऐसा आपको लगता है? सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र के सभी चाहने वालों को मैं पंडित राजकुमार शर्मा प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहुत सालों बाद फिर मैं आपके समक्ष आया हूं और हो सके तो कहीं ना कहीं वापस आपकी सेवा में आता रहूँगा। जय महाराष्ट्र के साथ मेरा नाता क्या है ये आप सब लोग जानते हैं, मगर बात को और आगे ना बढ़ाते हुए आपके सवाल पर आता हूं कि 2026 भारत के लिए कैसा होगा। देखिए, 2025 में भारत या पूरे विश्व में अगर हम घटनाओं की बात करें तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें रशिया यूक्रेन का युद्ध सबसे अहम रहा, है ना। ईरान और ईरान का युद्ध भी हुआ। उसके बाद में एक बालाकोट का बहुत बड़ा, और जो हमने सिंदूर किया और वहाँ पे जो इतनी बड़ी घटना हुई, एक विमान गिर गया, बहुत सी विस्फोटक था वो। बिल्कुल विस्फोटक साल रहा 2025। इसमें आगजनी बहुत हुई, बहुत सी तकलीफें आई, बहुत से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है बिकॉज ऑफ यूक्रेन युद्ध। मगर हम भारत की तरफ बढ़ते हैं। भारत 2025 में भी ऊपर आया। 2025 में भी भारत ऊपर आया। उसका कारण एक सबसे बड़ा यह है कि हमारे को यशस्वी युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला। और नरेंद्र मोदी जिस नक्षत्र में पैदा हुए, मैं उनको युग पुरुष कहने में कभी भी कोताही नहीं करूंगा और कहते आया हूं। आज 2026 में बहुत सुंदर बात यह है कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र नवरात्रों की प्रतिपदा को शुरू होता है, और कभी कुछ ऐसा समझ लीजिए गुड़ी पाड़वा को भी शुरू होता है। तो चैत्र नवरात्रों की प्रतिपदा से लेके अगले साल की चैत्र नवरात्रों की प्रतिपदा तक हमारा एक्चुअल में वर्ष शुरू होता है, हिंदू नववर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। मगर क्योंकि हम 250 साल गुलाम रहे, इसलिए हम 31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर जरूर मनाते हैं। मगर मनाना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। विश्व के 90% लोग मनाते हैं तो हम भी मनाते हैं। तो अगर हम ये साल की बात करें तो इस साल में वृषाली जी सुंदर बात यह है कि गुरु राजा है। अच्छा। और मंगल मंत्री है, गुरु संस्कार है, गुरु नरेंद्र मोदी है। ध्यान से सुनिए, गुरु नरेंद्र मोदी है और मंगल उसकी पावर है। मंगल उनकी पावर है। मंगल की राशि वृश्चिक है उनकी। और गुरु सभ्यता देता है, धर्म देता है, संस्कार देता है, आपको जीने की कला सिखाता है, बड़ों की इज्जत करनी सिखाता है, अपने धर्म के ऊपर कैसे अनुशासन रखना है वो सिखाता है। और उसमें नरेंद्र मोदी जैसा मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री मुझे दिखाई दिया है। इसलिए कंटिन्यूसली भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। 2026 विश्व में भारत की स्थिति और मजबूत करेगा। हम विश्व की तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इसी साल 31 मार्च से पहले पहले भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और इसके साथ में ही पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने वाला, सतयुग से लेकर कलयुग तक भारत था, भारत है, भारत बनेगा। इसलिए
अर्थव्यवस्था पकड़ लीजिए, राजनीति पकड़ लीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी की कुंडली में 6/12/2027 तक बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं देती। समझे आप? इस भारत की तरफ लोगों का झुकाव पूरे विश्व की तरफ होगा। हमारे देश ने टैरिफ को लात मारी, जी परवाह नहीं की। बिल्कुल। करो जो करना है, तुम 100% लगाते हो, 200% लगाते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी उपलब्धि वृषाली जी ये है कि पिछले कई सालों में पुतिन जैसा व्यक्ति किसी देश में नहीं गया। जी बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, पुतिन ब्लामदीर भारत आए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए ये 3-4 घटनाएं जो नरेंद्र मोदी के माध्यम से हुई, वो भारत को विजयी बनाती हुई दिखाई देती है। भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नहीं, सबसे मुझे लगता है कि भविष्यवाणी जो आज जय महाराष्ट्र पर आपने की है जी। कि 31 मार्च से पहले भारत के इकोनॉमी में बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। 31 मार्च 2027 से पहले जी जी। अर्थव्यवस्था में एक बड़ी ऊंच आएगी। देखिए भारतीय बाजार देखो आप, जब 2014 में आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ था और आज कहाँ है? बिल्कुल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ था और आज कहाँ है? भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी शेयर मार्केट होती है। आप समझ के चलिए, आज आपने अगर 2014 में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 4x, 5x, 6x हो चुकी है जी। इसलिए आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजार, भारत में देखो आज जब आप अपना आईफोन खरीदने जाते हैं तो मेड इन इंडिया है। समझे? आईफोन ने भी अपना कलर बदल दिया इस बार। आईफोन ने अपना कलर भगवा कर दिया। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी की छवि है। इसलिए भारत में आगे आने वाले दिनों में उस बात में कोई दो राय नहीं कि आगे आने वाले दिनों में भी भारत में 90% पॉजिटिव रिजल्ट हैं। क्योंकि हम देश की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, बीजेपी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो डेफिनेटली दिसंबर 2027 तक तो ग्रोथ रुकती हुई दिखाई नहीं देती। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, अर्थशास्त्र हो, ग्रामीण विभागों में लोगों की उन्नति हो। समझे ना? 14 के आने के बाद में जीएसटी, रेरा, आधार कार्ड, कितना कुछ बदला, एक नई दिशा मिली हमको। जैसा आपने कहा कि भारत की कुंडली है, मोदी जी की कुंडली भी आपने काफी उसका भी अभ्यास किया होगा, अध्ययन किया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली 2026 में क्या प्रतीत कर रही है? देखिए नरेंद्र मोदी 17/9/1950 में एक छोटे से गांव वडाल में पैदा हुए और दोपहर को 12:09। अगर हम शुरू से चलें तो शोध 5 घंटे का हो जाएगा। मैं मोटा मोटी आपको बताता हूं कि 2002 में उनकी राहु की महादशा लगी और एक चैनल पे हमने बोला कि मोदी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे और 2014 में इसी वाहिनी पर मोदी जी की प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी हमने की। क्या बात है। हाँ, तो 2000 उसके बाद 2014 से पहले आदरणीय अरुण जेटली और मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा में उनके नाम की घोषणा की और बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा। आज भी बाबा रामदेव के किसी भी शो में चले जाओ आप, 50,000 आदमी अपनी अपनी योगा मैट लेकर सुबह सुबह पहुंच जाता है। और उसके बाद मोदी जी ने उस चीज़ को इतना पुख्ता तरीके से सपोर्ट किया और प्रोपोगेट किया कि आज पूरे विश्व में, देखिए योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ लीजिए, सांख्य शास्त्र से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा योगी कौन, सबसे पहला योगी तो भगवान शिव, उसके बाद
कपिल मुनि। और द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने बोला है कि सतयुग में मैं कपिल था, क्योंकि योगियों के योगी कृष्ण भी हैं, योगीराज हैं वो, समझे ना। तो कहीं ना कहीं पातंजलि जो थे उन्होंने योग का उत्पादन किया। बिल्कुल। 3 ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसमें नहीं जाएंगे, पर बहुत सी चीजें जो हैं अच्छी हो रही हैं। और तो मोदी 2028 जी के लिए हेल्थ वाइज 2026 कैसा होगा, बहुत प्रोग्रेस अच्छा। वाइज कैसे होगा? 2026-27 दिसंबर तक नरेंद्र मोदी जो हैं और जवान दिखने लग जाएंगे। जैसे उस दिन हॉकी की वो कन्या जो है वो बोल रही थी कि मोदी जी आपकी स्किन क्रीम कौन सी लगाते हैं, आपकी स्किन चमक रही है, हैं? तो वो चमकते ही रहेंगे, क्योंकि योगा एंड प्राणायाम जो है वो एक ऐसा साधन है जो आपके शरीर के लिए है, चित्त के लिए जो है वो प्राणायाम है और धर्म है और मंत्र है। मगर शरीर को सही रखना है, आत्मा को की शुद्धिकरण करनी है, तो तो वो ये कर रहे हैं, इसलिए उनकी हेल्थ में मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं देती। मगर राहु की महादशा उनकी जब शुरू होगी, वो दिसंबर 2027 के बाद शुरू होगी। 6/12/2027 के बाद उनकी राहु की महादशा होगी। तो राहु की महादशा में उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिकल स्मॉल छोटी मोटी डिसऑर्डर होते हैं, बोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ। सो वी वांट दिस प्राइम मिनिस्टर टू गो लॉन्ग वे इन लाइफ। जी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। हाँ, आपने देश बिल्कुल। की कुंडली बताई है, महाराष्ट्र की कुंडली भी बताई है। 2026 महाराष्ट्र के लिए कैसा होगा? देखिए, महाराष्ट्र जब गोवा से अलग हुआ तो एक रेस्टलेस रही काफ़ी साल। डेफिनेटली कांग्रेस की जब सत्ता आई तो कांग्रेस की सत्ता में महाराष्ट्र ने तरक्की ज़रूर की, पर प्यार करने वाले कितने लोग हैं? अगर गिन चुन के देखेंगे तो डेफिनेटली एक प्यार करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम विलासराव देशमुख था। अब जो हमारे मुख्यमंत्री मिले हैं उनकी तो बात ही अलग है। मैं तो उनकी तुलना अटल जी के साथ और मोदी जी के साथ करता हूँ। इसलिए महाराष्ट्र जो है वो सेफ हैंड्स में है। 14 में जब भी देवेंद्र जी आए, वहाँ से लेके अब तक महाराष्ट्र में जो आधुनिकीकरण हुआ है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। आज आपने नरीमन पॉइंट जाना है तो आप 16 मिनट में नरीमन पॉइंट पहुंच जाते हो, नहीं तो 1.5 घंटा धक्के खाने पड़ते थे। अटल सेतु बन गया है, समृद्धि मार्ग बन गया है। तो कहीं भी पहुंचने में जो आज तकलीफ हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी भी काम जो है वो प्रगतिशील है। अगले 5 साल के बाद आप देखिए मैनहट्टन के बाद मैं हमेशा इंटरनेशनल शोज में भी बोलता आया हूं कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन के बाद अगर कहीं लक्ष्मी का वास है तो वो बॉम्बे है, आई एम सॉरी मुंबई है। तो मुंबई में महालक्ष्मी का वास है, और अगर महालक्ष्मी का वास मुंबई में है तो इतने कर्मठ नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को मिले हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र के ऊपर भी आप देखेंगे कि अगले 1.5 से 2 साल बहुत ही सुंदर हैं। देखिए, देवेंद्र की कुंडली है कुंभ राशि की जी। उनकी कुंडली कुंभ राशि है, कुंभ राशि के ऊपर साढ़े लगी हुई है। और 2019 में जब उनकी केतु की महादशा लगी तो 19 में आदरणीय शरद पवार जी ने उनसे सत्ता छीन ली, कह लीजिए, बैठे बैठे सत्ता गवा बैठे हैं। 2022 में जब सत्ता में आए और उनसे चीफ मिनिस्टरशिप का पद जो है एकनाथ शिंदे को मिला, वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक सोच थी, समझ थी। मगर 2024 में तो स्वीप किया और बोलते आ रहे थे वो कि मी परत येणार आहे, यानी ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 6 अप्रैल 1980। आदरणीय मोदी जी की वृश्चिक राशि, इंडिया की कर्क राशि, देवेंद्र जी की कुंभ राशि, इन सबका जब हम समावेश करते हैं तो
भारतीय जनता पार्टी की भी मंगल की महादशा चालू थी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिस तरह का आपने देखा, जब एमएलए के इलेक्शन थे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, आने वाले इलेक्शन में भी, अभी नगर परिषद का इलेक्शन हुआ, हाँ जी, उसमें भी बड़ी अच्छी सफलता हाँ मिली। जी, हाँ जी। तो ये सफलता का मुझे लगता है रास्ता रुकने वाला नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी की कुंडली क्या कहते हैं? 2026 कैसा रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, महाराष्ट्र में रहेंगे, दिल्ली जाएंगे, बीच बीच में कई सारे अटकलें लगती रहती है कि कभी ना कभी दिल्ली चले जाएंगे वो। तो क्या लगता है ये जो पूरा टेन्योर है 2029 तक वो मुंबई महाराष्ट्र में 22 रहेंगे? जुलाई 1970, जैसे मैंने आपको बोला कुंभ राशि है, केतु की महादशा देवेंद्र जी की खत्म हो रही है, टू बी प्रिसाइज 3/3/2026 को, और साढ़े सती खत्म हो रही है अप्रैल मई में। अच्छा, कुछ पंचांगों के हिसाब से अप्रैल में, कुछ पंचांगों के हिसाब से मई में, क्योंकि 15 दिन का फर्क है। तो अगर हम इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं 2026, पर्टिकुलरली 2026 में हम बैठे हैं और आपका सवाल भी पर्टिकुलर 2026 तक है, हाँ जी, तो अप्रैल 2026 तक देवेंद्र फडणवीस, मुझे 2027 तक मुझे महाराष्ट्र का संचालन करते हुए दिखाई देते हैं। ये उनकी कुंडली कह रही है। शुक्र की महादशा उनकी 3/3/2026 से शुरू होगी, 3/3/2046 तक जाएगी। जिस तरह हमने यहां पर एक भविष्यवाणी सुन लीजिए, जिस तरह हमने 2002 में आदरणीय नरेंद्र मोदी के बारे में बोला था, 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो ये 20 साल का शुक्र की महादशा एक ऐसा समय भी देवेंद्र जी के ऊपर लाएगी कि वो देवेंद्र से नरेंद्र बनते हुए देर नहीं लगेगी। तो आप कह रहे हैं कि पंतप्रधान बन जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, भाग्य जायते कब बनेंगे? हाँ, ये भी बता दीजिए अब। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। ध्यान से मेरे इस श्लोक का मीनिंग समझ लीजिए कि जीवन में भाग्य सब कुछ है, पुरुषार्थ करो, मगर पुरुषार्थ भी भाग्य से होता है। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। कुशलता तभी आती है जब आपके ग्रह अच्छे हैं। जिस तरह की पीड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सही है 2000 मतलब आपने 28 साल की आयु तक, वो आप उनकी हिस्ट्री में जाकर देख लीजिए। उसके बाद कठिन परिश्रम और संघर्ष करने के बाद जब ग्रह दशा अच्छी हुई, तो वही व्यक्ति 2002 में मुख्यमंत्री बना, 2014 में प्रधानमंत्री बना। और वो दिन दूर नहीं कि 2033-34 के बाद जैसे ही शुक्र में मंगल और राहु की अंतर्दशा लगेगी, देखिए 2036 से पहले कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इस देश के पंत प्रधान बन सकते हैं। बन सकते नहीं, बनेंगे। देश को एक समय पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाला, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जो रास्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, उस रास्ते पे जाते हुए भारतीय जनता पार्टी को और भारत को मजबूत करने में देवेंद्र गंगाधर फडणवीस कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जय महाराष्ट्र पे आपने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है 2036 तक या उसके पहले देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल, आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ये उनकी कुंडली कह रही है, ऐसा आपका कहना है? मैं तो कुंडली का ही अध्ययन करता हूं, मुझे और कुछ आता ही नहीं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि कुछ और आता है तो शेयर मार्केट है, बस कुंडली का अध्ययन करता हूं। और कुंडली का बहुत से लोगों को ये पता है कि पिछले 30 सालों में पॉलिटिक्स एंड अर्थशास्त्र, इसी के बारे में ज़्यादा बात करता हूं मैं। तो डेफिनेटली देवेंद्र जी की कुंडली का भी मैं अध्ययन करते आया हूं, आज से नहीं, कम से कम 20 सालों से। तो देवेंद्र फडणवीस एक वाहद शख्स होंगे
जो महाराष्ट्र के देश का संचालन करने के लिए बुलाया जाएगा। और हो सकता है कि देखिए, आपने बोला लोग अटकलें लगाते हैं, लगाने दीजिए। लोग तो अटकलें ये भी लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना बार बार किसी और को संभाल देंगे, योगी जी अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपने सुना ही होगा आप। हाँ जी। नहीं, वो ऐसा है कि वो अटकलों के ऊपर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। ग्रह दशा अच्छी है देवेंद्र की 2046 तक, तो 2046 तक हो सकता है 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका उनको मिले। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और 2026 भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, राजनीति के लिए सुंदर है। आगे बढ़ते रहें जी। अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव सामने दिख रहे हैं। 15 तारीख को वोटिंग है, 16 को रिजल्ट आउट हो जाएगा। क्या होगा मुंबई महानगर पालिका में? कौन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा? देखिए, इस वक्त मुंबई महानगर पालिका में ये सवाल बड़ा पेचीदा है बेसिकली, क्योंकि 25 साल से बाला साहब और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसका संचालन करते आई है और अच्छा भी किया है। ऐसा नहीं कि किसी तरह की कोई कमी रही है। कुछ सालों से कहीं ना कहीं शिवसेना टूट गई। मशाल और धनुष्वान के अंदर युद्ध चल रहा है और धनुष्वान जो है वो एकनाथ शिंदे के पास चला गया है। तो कहीं ना महायुति जो है इस बार, आई विल कट इट शॉर्ट, महायुति जो है इस बार अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी। आप भी पंडित जी अभी पॉलिटिकल आंसर मुझे दे रहे हैं। महापौर किसका बनेगा, मेयर किसका बनेगा, भाजपा का बनेगा कि शिवसेना का बनेगा वो बताइए। नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं है। उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करता हूं मैं, ये उद्धव जी की कुंडली है। हाँ जी, राज ठाकरे की कुंडली का मैं 2012 से कहते आया था कि ये दोनों भाई इकट्ठे होंगे। राज ठाकरे की कुंडली में मकर राशि चल रही है, उनको लाभ होगा। उनका लाभ शुरू हो गया क्योंकि मकर राशि पे साढ़े सती खत्म हो गई। साढ़े सती में कितनी समस्याएं आई उनका ऑपरेशन हुआ, शर्मिला का ऑपरेशन हुआ और बीच में अमित भी उन दिनों बीमार हुए, मगर अब उनके कष्ट खत्म हो चुके हैं। कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के आने से डेफिनेटली शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उबाटा जिसको आप बोलते हैं, वो मजबूत होने वाली है, नो डाउट एट ऑल। पर इट इज टू अर्ली टू बी वेरी स्ट्रांग। राजनीति में भी 35 साल से देखते आया हूं, करी तो नहीं है पर समझते आया हूं, तो थोड़ा समय लगेगा डेफिनेटली। वो भी समय आएगा जब वो लोग महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं अपने समीकरण बना के राज करेंगे, क्योंकि समय बदलते देर थोड़ी लगती है। हो सकता है कल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों भाइयों के साथ सरकार बना दे आगे जाकर। ऐसे आपको लग रहा है? कभी कुछ भी हो सकता है। मैं तो आपको एक कल्पना बता रहा हूं, ये काल्पनिक है। आपने कभी सोचा था कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ सरकार बनाएगा या कांग्रेस के साथ सरकार बनाएगा? आपने कभी सोचा था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में हारून खान मुस्लिम कोई एमएलए बनेगा? तो कहीं ना कहीं समय बदलते हुए देर नहीं लगती। राज ठाकरे की कुंडली में डेफिनेटली मकर राशि है और उद्धव जी की कुंडली सिंह राशि की है। आगे आने वाले दिनों में जब मैं अमित, राज ठाकरे की और आदित्य ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करता हूं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की कुंडली में राजयोग शुरू होगा 2032 के बाद। अच्छा। हाँ, और मैंने बहुत आपके ही चैनल के माध्यम से एक बार बोला हुआ है कि आदित्य ठाकरे भी इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। कब बनेंगे? हाँ, वो आप अभी आपने जितने प्रेक्षक है ना, उनको थोड़ा बहुत मेहनत करने दीजिए। लेट देम फाइंड आउट। वेट एंड वॉच कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन हाँ। एक भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है जय महाराष्ट्र पर आज के आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वो उन्होंने नहीं बताया है। 2032 के बाद। 2032 के बाद बनेंगे जी। तो ये डेफिनेटली आज की परिस्थिति जो है, महायुति भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो युति है वो यहाँ पर बहुमत में आती हुई दिखाई देती है और भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। आप जो सुनना चाहती थी सुन लीजिए। मैं क्या होगा ये सुनना चाहती हूँ। महाराष्ट्र का नहीं, मतलब सुनना चाहती मतलब कि आपके सवाल का उत्तर मैं देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता हुआ, सॉरी बॉम्बे में
मुंबई में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता 25 है साल ये की तीसरी भविष्यवाणी उन्होंने की है जब वो बता रहे हैं कि चुनाव सर पर है, वोटिंग होने वाला है, 16 तारीख को रिजल्ट है। रिजल्ट आउट होने से पहले ही पंडित जी ने आप ये बता बाइट दिया संभाल है। लीजिए, क्योंकि आप लोग पहले भी मेरी बहुत सी बाइट चलाते थे। संभाल चुके हैं। ये बाइट, हाँ, बाइट भी चलाइएगा। हाँ जी। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं महायुति 150-152 सीटें लेगी ले सकती है। और भाजपा का मेयर बनेगा मुंबई में। भाजपा का मेयर बनेगा। और आपको मैं एक बात बताता हूं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई नजर आती है। कांग्रेस को जो तो 29 मुझे लगता है सबसे पिछले पायदान पर है फिलहाल। 29 सीटें थी पिछली बार उनकी। हाँ जी। इस बार 35 के ऊपर जाएंगे। ओके, मेरा थोड़ी बढ़ोतरी होगी। मेरे पास अध्ययन जो है मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। ठीक है ना, राहुल जी की कुंडली है। तो कांग्रेस अपनी स्थिति सुधार लेगा मुंबई कांग्रेस में। आगे आने वाले दिनों में कुछ स्थिति सुधार पाएगी ऐसा दिख रहा है। मगर डेफिनेटली इस वक्त जो भविष्यवाणी है इस चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता हुआ दिखाई देता है और उप महापौर एकनाथ शिंदे का बन सकता है। और थाना में एकनाथ शिंदे का मेयर बन रहा है। एकनाथ शिंदे की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राहु की महादशा 2012, 2013, 2012 से एकनाथ की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। 9 फरवरी 1964 उनका जन्मदिन है। शनिवार और रविवार की सुबह धनु राशि। आपको आज भी जय महाराष्ट्र के प्रेक्षकों को याद होगा कि मैं बार बार इसी वाहिनी पे बोलता था कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बनेंगे। 2019 में उनकी बस मिस हो गई, पर उसने पूरी की पूरी बस ही उड़ा ली और 2022 में मुख्यमंत्री बन गया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको फिर वापस दोहराता हूं, भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। भाग्य, देखिए मनमोहन सिंह की कुंडली जब हमने 2002 में देखी तो राहु की महादशा में मैंने बोला मनमोहन सिंह अगला मुख्यमंत्री होगा। सहारा समय के चैनल था उस जमाने में, तो बना। राहु की महादशा में व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। इसलिए एकनाथ की कुंडली में जब राहु की महादशा, क्योंकि एकादशी का जन्म है इनका और धनु राशि है, कहीं ना कहीं इनको थाना में अपना मेयर बनाने में कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। और एकनाथ की शिवसेना जो धनुषवान की है, डेफिनेटली उनको आगे आने वाले दिनों में प्रगति मिलती हुई दिखा। 2029-30 तक एकनाथ की कुंडली में बहुत ही अच्छे योग हैं। आगे श्रीकांत की कुंडली का भी हम जब अध्ययन करते हैं तो श्रीकांत की कुंडली भी हमारे पास है। कहीं ना कहीं श्रीकांत भी आगे आने वाले दिनों में सफलता के परचम लहरा सकता है, क्योंकि एक तो सभ्य है, डॉक्टर है, और मोदी जी ने उनको एक बहुत बड़ी संधि दी कि उन्होंने देश का संचालन किया, पाकिस्तान बाहरी देशों में जाकर। हाँ, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए उन्होंने देश का संचालन किया। तो कहीं ना कहीं एकनाथ की कुंडली में भी 2029 तक अच्छा, बहुत सुंदर योग बना हुआ है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के साथ में आदरणीय एकनाथ शिंदे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और पूना में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी, नासिक में जो जगहों पे मैंने विश्लेषण किए हैं उसका बताता हूं। पूना में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी को अच्छी बढ़त मिल सकती है। लेकिन पूना में तो दोनों पवार एक साथ आ गए हैं। हाँ, तो वो भी हमारी भविष्यवाणी मैंने आपको सुनाई थी यही चैनल पर जी, कि इकट्ठे होंगे। वो आने से कुछ नहीं होता है। पूना में आप कह रहे हैं कि दोनों पवार इकट्ठा आने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी कहाँ पूरे कहाँ आए हैं, आधे आए हैं, पूरे नहीं आए, आधे आए हैं। वो तो जब ऊपर से मोदी जी की कृपा होगी तब दोनों इकट्ठे आएंगे। अगर पवार, डेफिनेटली एक बात पक्की है, अगर हम शरद पवार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शरद पवार इस साल डेफिनेटली रिटायरमेंट ले लेंगे। उनकी टर्म जो है वो खत्म हो रही है। मुझे लगता है फरवरी मार्च तक टर्म खत्म तो हो बस जाएगी। मार्च अप्रैल के पहले वो he will remain as a mentor. Supriya and Ajit Pawar will take care of both the NCPs, and NCP
जैसे मैंने पहले बोला था कि घड़ियाल और तुतारी, अभी घड़ियाल और तुतारी भी देख लीजिए कि एक ही चिन्ह रहेगा उन दोनों में। ये भी एक भविष्यवाणी नोट कर लीजिए कि एक ही चिन्ह रहेगा, ये इसी साल में ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। यानी तुतारी निकल जाएगी और घड़ियाल फाइनल रहेगा और अजीत पवार और सुप्रिया सुले जो है वो एनसीपी का संचालन करेंगे। डेफिनेटली बारामती में तो उनको कोई हिला नहीं सकता, पर पूना में कहीं ना कहीं इकट्ठे होने का भी उनको कितना फायदा होता है मुझे पता नहीं। पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, नासिक में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कहीं ना कहीं नेक टू नेक में अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे लगता है ये 3-4 बहुत बड़ी बातें बताई हैं उन्होंने। जैसे पूना में राज ठाकरे फैक्टर, ठाकरे ब्रांड जो है, ठाकरे बंधु जो है, ये काम कर जाएगा। नासिक में भी अच्छी सफलता मिलेगी ऐसा उनका कहना है, और साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता के करीब ही रहेंगे या किंग मेकर के पोजीशन में जा सकते हैं, ऐसा बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने किया है। साथ ही शरद पवार जो है, जिनकी टर्म शायद फरवरी तक खत्म हो रही है, फरवरी तक और अप्रैल तक हो सकता है कि ऑफिशियली वो रिटायरमेंट लेके अपनी रेस्ट करें और बारामती में अपना एंजॉय करें। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणियां मुझे लगता है आज जय महाराष्ट्र पे उन्होंने की है। भाजपा की कुंडली अगर देखें जी, तो भाजपा की कुंडली में क्या लिखा है 2026? देखिए भारतीय, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं जो पुराने हैं, वहां पर जो निष्ठावान है वो कहीं ना कहीं दुख में है, उन पे अन्याय हो रहा है, ऐसी उनकी भावनाएं हैं। अनरेस्ट थोड़ी सी दिखाई दे रही है, खास करके ये चुनाव में दिखाई दी है। क्या देखते हैं 2026 भाजपा के लिए? कौन से चुनाव में, 2024 के या महाराष्ट्र के? 2026 ये साल कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में जो धुरंधर लोग हैं, जो थिंक टैंक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपके पास थिंक टैंक कौन सा है। आज कांग्रेस की जो परिस्थिति है, क्योंकि उनके पास थिंक टैंक नहीं है, इसलिए वो लीडर कौन है पता ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास थिंक टैंक कौन है? आरएसएस जी, जो साइकिल पे अपनी टोपी पहन के चुपचाप आप विश्लेषण करता रहता है। कैसे जीते हरियाणा, आप सोचिए। स्वीप करनी चाहिए थी वहां कांग्रेस। कर्मठ, परिश्रम, अनुशासन, इन 3 चीजों का जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो समावेश है, वो इसलिए जीतते हैं। अभी आने वाले दिनों में आप बोलती हैं कि लोग इनसे प्रसन्न नहीं है। मैडम, अगर प्रसन्न नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, नहीं, लोग प्रसन्न नहीं है, इसीलिए उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं भाजपा की तरफ। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा थोड़ा सा अनरेस्ट था, उनको चुनाव में टिकट नहीं मिली, वो नाराज हो गए थे, ये ऐसी सारी चीजें थी। ओवरऑल भाजपा में आने वाले लोगों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा, अगर पार्टी के बारे में कहा जाए तो 2026 भाजपा पार्टी के लिए कैसा होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, कुछ मनमुटाव आरएसएस के साथ पहले 2023-24 में थे, तो उसका खामियाजा 24 में 242 सीटों तक भुगतना पड़ा, आपने देखा। मगर उसके बाद जो भी इनके आपसी थिंक टैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक टैंक ने इनको वापस एक्सेप्ट किया, गलतियां बताई, नहीं सुधरोगे तो भाई चुपचाप बैठ जाएंगे हम, ठीक है ना। मैं तो गुरु गोलवलकर जी का शिष्य हूं, मतलब उनका अनुसरण करता हूं। आज गुरु गोलवलकर जी ना होते तो आरएसएस ना होती, ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए वो जो थिंक टैंक है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाला, उस थिंक टैंक को सैल्यूट करना पड़ेगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने उस थिंक टैंक का पल्ला छोड़ दिया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं होगा। यहां तो अनुशासन, कर्मठता, सुबह उठकर शाखा। बीजेपी के कितने नेताओं को मैं जानता हूं कि आज भी शाखा अटेंड करते हैं। हाँ जी, चाहे वो नितिन गडकरी है, देवेंद्र फडणवीस है, वो तो छोड़ो, उत्तर भारत से हूं मैं, उत्तर भारत में आज भी हमारे कितने नेता हैं, खट्टर साहब जैसे। तो ये
भारतीय जनता पार्टी में जो ये चीजें हैं, ये 2026 भारतीय जनता पार्टी में एक बढ़त लेकर आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, इसके नतीजे देखिए, क्या आ आज सकते के दिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की पार्टी के 70 लोग मैंने सुना बिन विरोध जीत हैं? गए। हाँ जी, जीत गए ना। हाँ जी। तो मुझे तो लगता है कि गुजरात में ऑपोजिशन खड़ी करेगी कि नहीं, मुझे पता नहीं। अच्छा, यानी कांग्रेस को ढूंढने में कॉर्पोरेटर का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, यहां पर है, ये हालत थी। जी। आप तो पत्रकार हैं, आपको ज्यादा मालूम है मेरे से। मैं तो एक एक चीज का हिसाब रखता हूं। कहीं ना कहीं गुजरात जैसी स्टेट में, यहां नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, यहां पे अडवाणी जी ने कम से कम 35 साल अपनी सीट लड़ी, वहां पर आगे आने वाले दिनों में तो बीजेपी स्वीप करेगी। हाँ, वहां पे अगर विरोध में कोई आके बैठेगा तो वो अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो फायदा होना है। कांग्रेस को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। दे हैव टू रीबर्थ, पुनर्जन्म लेने के लिए कांग्रेस का, प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है। यहां तो लोग तेजस्वी को सीएम बना रहे थे, वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चाल चली कि सब लोग पस्त हो गए और कहां की कहां पहुंच गई। बिहार जैसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आकर अपना सीएम अगले 6 महीने में बनाएगी। नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करेंगे, ये भी मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए आप। ये तो बहुत बड़ी बात हाँ। आपने कह दी है कि नीतीश कुमार स्टेप डाउन हो जाएंगे और वहां पे भाजपा का मुख्यमंत्री बैठेगा। आप और कह रहे वो हैं सम्राट बिहार में। सिंह हो सकता है। अच्छा, नाम भी बता दिया है। हाँ, क्योंकि मैं कम से कम 65 लोगों को का मार्गदर्शन करता हूं। सम्राट सिंह जो योगी जी का दूसरा रूप मानते हैं उसको वहां पर, तो कहीं ना कहीं सम्राट सिंह अगले मुख्यमंत्री वहां पर आराम से बन सकते हैं। विद इन अ ईयर दिस कैन हैपन। जी, और विद इन अ ईयर आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है। हाँ। चलिए, थोड़ा सा आगे आती हूँ राज्य की ओर। मुझे बताइए कि देश के विरोधकों की कुंडली तो आपने बता दी, राज्य में विरोधकों की स्थिति क्या होगी? देखिए, राज्य में विरोधकों की स्थिति तो वही होगी जो मैंने बोला कि 29 से 35 हो जाएंगे। मगर एक बात भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं भूलनी चाहिए, और भूलेंगे भी नहीं। मुझे बोलने की या उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है कि ठाकरे एक ब्रांड था, रहेगा और आगे भी रहेगा। आज एकनाथ कहीं ना कहीं दिगे साहब की और बाला साहब की फोटो लगाते हैं ना जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। वो ब्रांड है, मासेस जिसको आज भी बाला साहब बोलती है, उस ब्रांड को आप भूल नहीं सकते। इसलिए उस ब्रांड का दूसरा स्वरूप राज ठाकरे है, जिनकी पद्धति, बोलने की, बात करने की स्टाइल, जेस्चर्स बाला साहब की कॉपी नहीं करते। वो ये बाय डिफॉल्ट उनके अंदर आया है, पारिवारिक। इसलिए कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में, मैंने बोला ना अभी तो ज्वाइन किए हैं, आगे आने वाले दिनों में राज ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पलटवार करेंगे इस बार। क्योंकि मकर राशि, राज की मकर राशि, शनि की महादशा शुरू है। शनि 10 साल के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। 2011 में शनि की महादशा लगी उसके ऊपर। मकर राशि का स्वामी शनि है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे अगर इसी तरह 5 साल मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली शिवसेना एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। और उनकी पार्टी का क्या, मनसे का क्या? मनसे और शिवसेना तो अभी ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं ना, घी खिचड़ी हो चुके हैं। तो 2028-29 से पहले पहले जिस तरह घड़ियाल और तुतारी इकट्ठे हो गए हैं, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि मर्ज हो जाएंगे? मर्ज ही होंगे, कोई चारा नहीं। मर्ज होना ही चाहिए, होना पड़ेगा भी। आदरणीय बाला साहब का स्वप्न भी था कि दोनों भाई इकट्ठे लड़ें,
और इकट्ठे लड़ रहे हैं। ये है कि इस वक्त परिश्रम जो है वो कम पड़ा, समय कम पड़ा। अगर ये 1 साल पहले इकट्ठे हुए होते तो हो सकता है स्थिति अलग होती। और ग्रहों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन मैंने कहीं ना कहीं, जब हम उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके बारे में भी बहुत सालों से मैं बोलते आया हूं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, समझे ना। और बाला साहब ने मुझे बोला था कि जब उद्धव जी बनेंगे तो आप तिलक अभिषेक करना। अच्छा। वो मेरे नसीब में नहीं था शायद। तो कहीं आदित्य की कुंडली 13/6/1990, राज की कुंडली 14/6, 13 और 14 एक दिन का फर्क। तो उद्धव की कुंडली 27 जुलाई 1960, तो सिंह राशि है उनकी। तो कहीं ना कहीं मजबूती इनकी कंटिन्यूसली बढ़ेगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी को इस खदशे में नहीं रहना चाहिए कि बहुत सी जगहों के ऊपर आज भी लोग बाला साहब के नाम पर उद्धव और राज को वोट देने वाले हैं। इसलिए ये लड़ाई कांटे की हो सकती है, मगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, ये नजर आ रहा है। तो मुंबई को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी उन्होंने की है, ठाकरे बंधुओं को लेकर की है। और क्या क्या कहूँ, उनका कहना है पंडित जी का कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टियां मर्ज हो जाएंगी, शिवसेना का नेतृत्व राज ठाकरे करेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, आगे आने वाले दिनों में पॉसिबल है, 29 के बाद। 29 के बाद, हाँ, 5 इस सालों वक्त के तो बाद। हिंदू हृदय सम्राट उद्धव जी हैं। इस वक्त तो बाला, आप सब कुछ शिवसेना के सर्वे सर्वा उद्धव जी हैं जी। मगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके भी समक्ष आ जाएंगी और मेरे भी समक्ष आ जाएंगी, क्योंकि ग्रह दशा सामने आने के बाद में सब चेंज हो जाता है। तो कई ऐसे, देखिए, जब बीबीसी के एक जमाने में मैंने बोला कि बराक ओबामा विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड अमेरिकन्स, ऑल वाइट अमेरिकन्स वर वेरी, दे वर नॉट अगेंस्ट इट। नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। वहां तो मीडिया इतना पावरफुल है कि वो लोग बोलते थे कि ये चिंपांजी अगला प्रेसिडेंट बनेगा, ये भाषा बोलते हैं, एंड दे डोंट केयर। मरो बना, क्योंकि यहां लिखा हुआ था। और तो वैसे ही आप बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जो है वो 2032 में मुख्यमंत्री बनेंगे। 32 के बाद, 32 के बाद 32 से मुख्यमंत्री 36। बनेंगे महाराष्ट्र के। और बहुत से वीडियोस में मैंने बोला हुआ है कि आदित्य ठाकरे अपने चाचा राज ठाकरे की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये दोनों बच्चों की, जब मैं अमित और आदित्य की कुंडली का अध्ययन करता हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन दोनों बच्चों में एक स्पार्क है, और उस स्पार्क को आगे बनने के लिए, उसकी विस्फोट होने के लिए अभी समय है, और वो 27-28 में शुरू हो जाएगा। मगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों को कम में नहीं आंकना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री जी की कुंडली के ग्रह क्या बताते हैं, जो 2026 में ये ग्रहों की दशा कैसी होगी? बहुत अच्छी। क्या फल देंगे? डेफिनेटली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये सफलता हो गई उनकी। उसके बाद लेकिन शिंदे और पवार में कैसे बैलेंस हो जाएगा, कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो अभी वो जाति की बात नहीं करूंगा मैं, वो जिस पार्श्वभूमि से आते हैं, आरएसएस की पार्श्वभूमि है, उनको बैलेंस करना किसी से भी ज्यादा आता है। दे आर मास्टर ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। इसलिए वो तो अंग्रेज को बैलेंस करते आए आरएसएस वाले, चाहे वो वीर सावरकर थे, चाहे सुदर्शन जी थे, गुरु गोलवलकर थे। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत छोटी चीज है, इनको बैलेंस करने में देवेंद्र जी के राय को सोचने की भी जरूरत नहीं है, खाली एक बयान देने की जरूरत है, बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि सत्ता में रहने का, एक बात ध्यान रखिए, अब मैं सीधी बात करता हूं, सत्ता में रहने का लालच सबको है, और आज सत्ता की कुंजी, चाबी नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के पास है। चाहे अजीत पवार है, चाहे एकनाथ शिंदे है, उनके ताले खुलते कहां से हैं? पहले सागर से खुलते थे और अब वर्षा से खुलते हैं।
इसलिए देवेंद्र की कुंडली में मार्च 2026 तक तो कहीं परिवर्तन योग नहीं है, ही विल रिमेन हियर। मुझे लगता है कि बहुत बड़े जो भविष्यवाणियां हैं आज पंडित जी ने हमारे सामने की हुई है, और आने वाले समय में हम फिर एक बार उनसे जानेंगे जब उनकी ये जो भविष्यवाणियां हैं वो जब हमारे सबके सामने आ जाएंगी। शेयर मार्केट एक मुझे लगता है एक मुद्दा हमारा है जिस पे बात जरूर करनी चाहिए कि शेयर मार्केट के लिए ये साल कैसा होगा। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बॉम्बे बात स्टॉक करें। एक्सचेंज का इस वक्त 85,000 का आंकड़ा पार कर गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक ज़माने में जब मैं बोलता था तो 6,000, 7,000, 12,000, 13,000, आज 85,000 के ऊपर। तो डेफिनेटली 25 बहुत अच्छा नहीं रहा शेयर मार्केट के लिए, मगर 26 में क्योंकि गुरु और मंगल की युति बहुत अच्छा करवाएगी, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट 95,000 के करीब करीब इस साल अगले मार्च तक आता हुआ दिखाई देता है। बीएससी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी कभी कभार रहेगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के माध्यम से, जैसे ट्रंप ने ये कर दिया, अडानी को समस्या आई थी हिंडनबर्ग की, तो ये समस्या छोटी मोटी आती हैं, तो उस वक्त बैलेंस रहकर, कूल रहकर आप इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म में बैठे रहिए। और एनएससी इस वक्त 26,300 चल रही है, ये भी 30,000 का आंकड़ा छू सकती है इस साल। और गोल्ड एंड सिल्वर की तो भविष्यवाणी करना ही मुश्किल। बताइए कि सोने का भाव 2 लाख के ऊपर जाएगा। इस साल में सोने का भाव 1,55,000 जाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि गुरु सोने को प्रेजेंट करता है। आप जब गुरुवार का उपवास करते हैं, हाँ जी। तो आप पीले कपड़े पहनते हैं, या पीले कपड़े आपको पंडित जी पहनने को बोलते हैं, या साईं बाबा को झंडू के पीले फूल चढ़ाते हैं जी। तो पीला सोना है। तो गुरु अगले साल का राजा है और मंगल मंत्री है, तो इसलिए गुरु सोने के भाव डेफिनेटली 1,55, 1,60 अगले साल में होंगे। बट चैत्र नवरात्रों की प्रतिपदा से अगले नवरात्रे तक गुरु और मंगल बहुत अच्छा योग है। पिछले 3-4 सालों में शनि और सूर्य, शनि और मंगल, ऐसी परिस्थितियां रही कि कई जगहों पे युद्ध हुए। युद्ध मतलब बंद ही नहीं हुए अभी तक, अभी भी अंदर के अंदर चल रहे हैं। गाजा पकड़ लो, तो कहीं ना कहीं सोना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2-3 साल से तेल में कमी रही, और हो सकता है अगले अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद तेल भी बढ़ना शुरू हो जाए। मगर सोने में और चांदी में इन्वेस्ट रहिए। मगर अगले साल का सबसे बड़ा जो मेटल होगा वो होगा कॉपर। अच्छा। हाँ, कॉपर में अभी तक कुछ बहुत बड़ी बढ़त नहीं आई, मगर कॉपर इज ए ऑप्शन फॉर गोल्ड। इतना बढ़ेगा? हाँ, कॉपर में आगे आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कॉपर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो शेयर लेके आप रख लोगे तो आपको डबल पैसे, ट्रिपल पैसे मिलेंगे 5 साल में। तो कहीं ना कहीं कॉपर एक ऐसा मेटल होगा जो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य का दिन साल है। न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य का साल है, तो सूर्य क्या है, कॉपर से संबंध रखता है। आप देखो सूर्य का रंग जो है वो कॉपर जैसा होता है, लाल, और मंगल अंगारक होता है। तो कहीं ना कहीं कॉपर में इन्वेस्ट करिए, आपको पैसा मिलेगा। मुझे लगता है मेरे सवाल तो थमने का नाम नहीं लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे हमने आज जानी है, और हम एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि आपकी जो भविष्यवाणियां हैं वो सच कब होती है, और जब हो जाएंगी तब हम वापस आपके पास आएंगे कि आपने इस तारीख को जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप कॉफी में आए और इतनी सारी भविष्यवाणियां की है। आपके शो का नाम ही बड़ा सुंदर है, कॉफी विद कदम जी। बहुत प्यारा है, और विश यू ऑल द बेस्ट। सारे प्रेक्षकों को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और महाराष्ट्र दिन, जय महाराष्ट्र, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और महाराष्ट्र उससे भी ऊपर बढ़े, और राष्ट्र की सेवा में नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं तो और तरक्की करेगा। हरिओम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तर आपण पाहिलं की आज कॉफीमध्ये खूप साऱ्या भविष्यवाण्या झालेल्या आहेत आणि आता आपल्या सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे खरं तर की हे प्रत्ययामध्ये कधी येईल. तर आपण सगळे त्याची वाट पाहूया आणि आता कॉफीमध्ये वेळ झाली इथेच थांबायची, पण तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा फक्त जय महाराष्ट्र.